गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, क्या हालचाल है सबके? भिलाई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का टॉपिक नंबर 4.7 बचा हुआ है। ओके ओके, ठीक है। उन्हीं टॉपिक्स को कराने ही तो आज आया हूं भिलाई। 3-4 जो छोटे छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं वॉल्यूम 1 के, बताते जाना और उनको कंप्लीट करा देंगे आज। अच्छा, हाजरा ने कहा 250 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ओके, मैं नोट डाउन कर लेता हूं सारे टॉपिक्स को। एसे 250 का लास्ट टॉपिक, और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का 4.7 टॉपिक। इसके अलावा हाँ, क्वेश्चन सेशन लास्ट में अलवर ऐसे भी तो बच रहे हैं। हाँ बिल्कुल बचे हुए हैं, बताया तो था। 600 कंसोलिडेटेड के साथ कराऊंगा, 610 इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में कराऊंगा, 700, 701, 705, 706, 720 ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में कराऊंगा। इसके अलावा बताओ कौन सा स्टैंडर्ड बचा हुआ है अलवर? गुड मॉर्निंग रोहतक। तो आज का हमारा मेन टारगेट क्या हुआ? फिर हमारी आज की क्लास का मेन टारगेट है चैप्टर नंबर 3 का इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक, चैप्टर नंबर 4 का 4.7 टॉपिक एंड एसे 250 का लास्ट टॉपिक, और उसके बाद जो टॉपिक्स आप कहेंगे वो। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है हाजरा, लास्ट में लूंगा तुम्हारे क्वेश्चन। हाँ जी रांची, आज एक्स्ट्रा क्लास है और एक्स्ट्रा क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, वॉल्यूम 1 के अंदर जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए हैं या उनके अंदर किसी टॉपिक में आपका कोई डाउट है उनको ले लिया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। दिखाओ जी, विजुअलाइजर दिखाएं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के। हाजरा वॉल्यूम 2 मिल जाना चाहिए था अब तक। हाँ बिल्कुल मिल जाना चाहिए था। रांची, पहले से इंफॉर्मेशन नहीं मिला, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था। मेल भी कराई थी, ट्यूसडे को मैं जब लाइव क्लास ली थी मैं बताकर भी गया था। कोई बात नहीं, कोई आज हमने पूरा फ्रेश टॉपिक करना ही नहीं है, पुराने टॉपिक्स करने हैं। वैसे भी ये क्लास आवा पर है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में आपके जो टोटल टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 1 ऑडिट रिस्क, इसको मैंने ऑलरेडी आपको एसए 315 के साथ कवर करा दिया है। रिस्क बेस्ड ऑडिट, ये आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब जो बचा वो तीसरा टॉपिक बचा जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल में एसए 315 में हम इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स,
लिमिटेशंस, इनको हमने सबको कवर किया हुआ है। पेज दे दो। अच्छा, इसके अलावा कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, ये कौन से स्टैंडर्ड में कवर की हुई है बताओ जरा। रांची, उल्टा डांगा, भिलाई, हाजरा, रोहतक, अलवर, बताएं जी। कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, टू 265 पर बिल्कुल सही कहा। एसए 260 एंड एसए 265 के ऊपर। 260 में जनरल कम्युनिकेशन है, 265 में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज की कम्युनिकेशन है। 260 और 265, 260 का नाम क्या है? कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, एंड 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। अब बढ़ते हैं आगे। इंटरनल कंट्रोल के कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जो आपको और कवर अप करने हैं, जिसमें पहला एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है इंटरनल कंट्रोल की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके बेसिकली कितने कंपोनेंट हैं? पहले तो आप मुझे बताएं, एसए 315 ने इंटरनल कंट्रोल के कितने कंपोनेंट बताए हैं? एज पर एसए 315 इंटरनल कंट्रोल के कितने कंपोनेंट है? 5। बिल्कुल ठीक हाजरा। अब मुझे आप उन पांचों कंपोनेंट के जरा नाम बताओ। 1 2 3 4 5, 5 कंपोनेंट एज पर एसए 315 कराया हुआ है। ये तो टॉपिक मैंने आपको 315 में, यस, द्वारका हाजरा। पहला है कंट्रोल एनवायरमेंट, राइट। अलवर कंट्रोल एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंटिटी रिस्क असेसमेंट भिलाई और मॉनिटरिंग अलवर, ठीक है बिल्कुल। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। मॉनिटरिंग 5। अब देखो जरा, एंटिटी का ये आ गया ना हाजरा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। 5 कंपोनेंट होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। स्टडी मटेरियल में इन्होंने एक नया टॉपिक डाला, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके आंसर में ये वर्ड भी आ सकते हैं, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। 5 कंपोनेंट, ये भी आंसर आप लिख सकते हो, या फिर इसमें इन्होंने 3 पॉइंट बताए स्टडी मटेरियल में। कौन कौन से? पहला तो सेम यही उठाया, कंट्रोल एनवायरनमेंट। दूसरा इन्होंने जवाब दिया इसमें अकाउंटिंग सिस्टम, और तीसरे नंबर पर बताया कंट्रोल प्रोसीजर्स। ये 3 वर्ड, ये स्टैंडर्ड बेस्ड आंसर है, ये इन जनरल लिखा गया है। अच्छा, अंबाला मैं चैप्टर 3 की डिस्कशन कर रहा हूं, जिसमें इंटरनल कंट्रोल के कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो स्टडी मटेरियल में नए डाले गए हैं उनकी डिस्कशन कर रहा हूं। तो इसमें अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में
क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यदि क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये 5 लिखोगे आप। बट यदि क्वेश्चन पूछ ले इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट क्या हैं, आंसर ये लिखते हो तो भी ठीक है, ये लिखते हो तो और ज्यादा ठीक है। बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू वर्ड्स। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल बोल लो या कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर बोल लीजिए, आंसर शुड रिमेन सेम। बट अब स्टडी मटेरियल ने जनरल डिस्कशन की है, स्टैंडर्ड के बेस पर ही उसने अपने जनरल पॉइंट उठाकर यह आंसर दे दिया। तो अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, क्या ये डिफरेंट है? तो पहला आंसर हाजरा नो, ये डिफरेंट नहीं है, ये एक ही चीज है। लेकिन क्योंकि स्टडी मटेरियल ने इसको जनरल डिस्कशन में 3 एक्टिविटीज में बांट दिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये कंपोनेंट पर बेस्ड हो या स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो। उल्टा डांगा ये ओल्ड और न्यू दोनों के लिए है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों को करना है। तो अब देखो पहला पॉइंट आ गया इसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसके अंदर वही है इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंसी की पॉलिसीज बना करके काम करना। ओके, नहीं यमुनानगर दोनों याद करना, दोनों याद करना। मैं नहीं चाहता कहीं से भी आपका एक नंबर कटे, जिस चीज के बारे में हमें आइडिया हो उन चीजों को लेकर। जब मुझे आइडिया है कि स्टडी मटेरियल ने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट डाल दिए, तो क्या मुझे ये याद नहीं करना चाहिए? मुझे ये याद करना चाहिए। सो हम रिस्क नहीं लेंगे। आसान सा टॉपिक है ना, देखो मुश्किल होता तो सोचा भी जाए। इन्हीं 5 को ही तो इसमें कवर किया है इसने। ये है आपके नोट्स में पेज नंबर 3.5 पर। क्वेश्चन केस स्टडी टाइप आएगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर ये इन पर क्वेश्चन केस स्टडी में बनेगा ही नहीं। ये डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन है हाजरा। देखो, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर in an organization is referred to as what? Policies and the procedures established by the entity to provide reasonable assurance that objectives are achieved. ये आंसर दिया देखो इसने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर का। और यहां पर देखें इंटरनल कंट्रोल का आंसर भी क्या है? वो प्रोसेस जिनको डिजाइन किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, मेंटेन किया गया है बाय टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एंड अदर पर्सोनल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस सो एज टू अचीव द एंटिटी ऑब्जेक्टिव। एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस मैनेजमेंट ने डिजाइन किए, इंप्लीमेंट किए, मेंटेन किए। इंटरनल कंट्रोल के रेफरेंस में ये 3 वर्ड आप याद रखना हाजरा, DIM, डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन। रीजनेबल एश्योरेंस को लेने के लिए अब जरा देखो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर भी तो क्या है? वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो आप रीजनेबल एश्योरेंस लेना चाहते हैं, जिनके थ्रू किस चीज का? कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। तो वही बात हुई ना, क्या ये दोनों डेफिनेशन आपको डिफरेंट नजर आती है? इंटरनल कंट्रोल की एंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की। बताएं वेदर दीज डेफिनेशंस आर डिफरेंट? नो, नो। ये स्टैंडर्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये स्टैंडर्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ये ऑथर ने, जिसने स्टडी मटेरियल लिखा, उसने एक जनरल डेफिनेशन दे दी। अब देखें control structure in an organization basically has the following component. पहला कंपोनेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट किन किन चीजों को कवर करता है? मैनेजमेंट का एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस। किस चीज के लिए? सो एज टू एस्टैब्लिश, एनहांस और मिटिगेट
इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल, उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस टू ए मेजर एक्सटेंट मैनेजमेंट के एटीट्यूड पर डिपेंड करती है, मैनेजमेंट के एटीट्यूड पर। यमुनानगर ये प्रोसेस है, सेकंड पॉलिसी है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स प्रोसेस में ही तो डिजाइन किए जाते हैं यमुनानगर। इंटरचेंजेबल है ये वर्ड। सो सबसे पहला पॉइंट आ गया कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्या यही कंट्रोल एनवायरनमेंट एज पर SA 315 इंटरनल कंट्रोल का सबसे पहला कंपोनेंट होता था? यस, सबसे पहला कंपोनेंट होता था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अकाउंटिंग सिस्टम। मैं अभी आपको पूरा मैच करा दूंगा, ये उन्हीं 5 कंपोनेंट में से निकले हुए हैं और कुछ नहीं है। ये अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जिसके थ्रू ट्रांसैक्शंस, अब देखो ये आ गया वर्ड प्रोसेस। देखो यमुनानगर, accounting system means the process by which transactions are processed for maintaining financial record. It identify, assemble, analyze, calculate, classify, record, summarize and report the transaction and other events. अच्छा, अब मुझे बताओ, जो ये वर्ड है अकाउंटिंग सिस्टम, ये इन 5 में से कहां पर पड़ा हुआ है? इन 5 कंपोनेंट में ये वर्ड कहां पर पड़ा हुआ है? कंट्रोल एनवायरनमेंट में, एक्टिविटी में, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में या मॉनिटरिंग एक्टिविटी में? अकाउंटिंग, जिसमें आप डाटा को प्रोसेस करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं। बताएं जी, इन 5 में से जो ये वर्ड अकाउंटिंग सिस्टम यहां पर यूज किया गया, इट इज जस्ट ए रेप्लीकेशन ऑफ आउट ऑफ दिस 5। कौन सा बताओ, सोचो। द्वारका बिल्कुल सही, भिलाई, अलवर, यमुनानगर बिल्कुल करेक्ट। दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम और कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेशन सिस्टम IS, दोनों इसी में से उठाए हैं। चलो आगे बढ़ो। तीसरा वर्ड कंट्रोल प्रोसीजर्स। ये वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं इन एडिशन टू कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जिनके थ्रू मैनेजमेंट अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करता है। ये पॉलिसीज या प्रोसीजर्स में कवर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, इंडिपेंडेंट चेक, इंटरनल चेक। ये कंट्रोल प्रोसीजर वर्ड जरा सोचिए और बताइए इन 5 में से किसका है? इन 5 में से किसका है? ट्रांजैक्शंस अप्रूव्ड होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, ड्यूटीज सेग्रीगेटेड होनी चाहिए। यस, यमुनानगर, द्वारका, अलवर, ऑल का नहीं, ऑल का नहीं। यमुनानगर का आंसर बिल्कुल ठीक है, द्वारका का आंसर बिल्कुल ठीक है। दीज आर व्हाट? These are basically the control activities. These are basically the control activities. So, control procedure word use कर लीजिए या control activities word use कर लीजिए, accounting system word use कर लीजिए या information system word use कर लीजिए, और इन तीनों को लिख लीजिए या इन 5 को लिख लीजिए। इन 3 के एडिशन में ये 2 वर्ड और हैं जो किसने बताए हैं? SA 315 में। नाउ मेरा क्वेश्चन मैं फिर आपसे पूछता हूं, क्या इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट और इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट आपने शुरुआत में नाम चेंज कर दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अंदर कंसेप्ट तो यही वाला चल रहा है। इज इट और नॉट? यही चल रहा है। तो यदि मैं SA 315 का रेफरेंस देकर कंट्रोल एनवायरनमेंट,
कंट्रोल एक्टिविटी ऑब्लिक कंट्रोल प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज यूज कर लूं। अब बताओ जरा, क्या मेरा आंसर एक है या दो है? अब जवाब दो मुझे हाजरा। मेरे पास पढ़ने को एक ही यही चीज है, अब मैं इसको छुपा दूं, क्या ये यही आंसर है या नहीं है? बिल्कुल। कंट्रोल एक्टिविटीज यूज कीजिए या कंट्रोल प्रोसीजर वर्ड यूज कर लीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड यूज कीजिए या अकाउंटिंग सिस्टम वर्ड यूज कर लीजिए। ठीक, आप अपने आंसर में ये पांचों कंपोनेंट लिखें, इसके साथ बस और वर्ड और लगा दीजिएगा। ठीक, एग्जामिनर आपके आंसर को गलत ही नहीं कर पाएगा। आप ऐसे 315 के आंसर दे रहे हैं, जनरल आंसर भी दे रहे हैं, एंड आंसर इज सेम, करेक्ट, राइट। चलिए, ये था एक टॉपिक जो स्टडी मटेरियल में नया ऐड किया। टर्मिनोलॉजी चेंज होने से मार्क्स मिलेंगे? अब दोनों लिखे ना, दोनों लिखे। जब दोनों लिखोगे तो आपने चेंज किया ही नहीं है, आप एडिशन में दे रहे हैं संबलपुर। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल कंट्रोल का स्कोप ऑलरेडी हम 315 में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये हम ऑलरेडी 315 में पढ़ चुके हैं। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, ये आपको और पढ़ना है यहां से। अकाउंटिंग सिस्टम के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अकाउंटिंग सिस्टम कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। इसलिए हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ कंट्रोल्स लगा रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम पर आप कंट्रोल लगा रहे हैं? अकाउंटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होनी चाहिए। जिनको रिकॉर्ड कर रहे हो वो रियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं। ऑल रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली वैल्यूड, ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड टाइमली, ट्रांजैक्शंस शुड बी प्रॉपरली पोस्टेड, proper classification and disclosure and proper summarization, proper summarization। so यही अकाउंटिंग का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। सारी ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली रिकॉर्ड, प्रॉपरली क्लासिफाइड, प्रॉपरली डिस्क्लोज, प्रॉपरली वैल्यूड, प्रॉपरली समराइज, प्रॉपरली मेजर्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली मेजर्ड होनी चाहिए। रांची आज नया टॉपिक नहीं, जो पुराने टॉपिक बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इन मिसलेनियस टॉपिक में से भी कोई ना कोई 4 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये सारे टॉपिक एक तरीके से नहीं हुए हैं पहले, वो कर रहे हैं। हाँ यमुनानगर, कल से एंट्री पॉइंट है और कल से हम वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे, कंपनी ऑडिट। तो इसलिए मैंने सोचा आज पुरानी जितनी चीजें पेंडिंग पड़ी हैं आपकी सब निपटा दें। आगे बढ़ते हैं, आसान आसान से टॉपिक है बिल्कुल। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट 5 होते हैं जो अभी डिस्कस किए, ऐसे 315 में पढ़ चुके हैं हम। इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू, इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू मैनेजमेंट भी करेगी एज वेल एज ऑडिटर भी करेगा। अंबाला कल से रिकॉर्डेड क्लास नहीं, इन कंपनी ऑडिट की पहली 6 क्लास तो आपकी लाइव होंगी। इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट क्यों रिव्यू करेगी ये बताओ जरा आप मुझे। अंबाला, रांची, यमुनानगर, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट क्यों रिव्यू करना चाहेगी अपने ही इंटरनल कंट्रोल को? सो एज टू इंश्योर, क्या हमारी पॉलिसीज को, हमारे प्रोसीजर्स को एम्प्लॉय ने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है? जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रही हैं? क्या इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में किसी तरह के चेंज की कोई रिक्वायरमेंट है? इन पर्सपेक्टिव के साथ, इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ
मैनेजमेंट अपने इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करती है। तो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट क्यों रिव्यू कर रही है? टू असर्टेन क्या मैनेजमेंट की पॉलिसीज को प्रॉपरली इंटरप्रेट किया गया है एम्प्लॉइज के थ्रू एंड वेदर दे आर फेथफुली इंप्लीमेंटेड, वेदर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर नीड अ रिवीजन, वेदर इफेक्टिव मेजर्स आर टेकन व्हेन द सिस्टम अपीयर्स टू ब्रेक डाउन। ठीक है, सो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, इट इज रिक्वायर्ड किस लिए? इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कि हमने जो पॉलिसीज बनाई, मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई, एम्प्लॉइज ने, स्टाफ ने उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कहीं पर कुछ ब्रेक डाउन हुआ, मींस सिस्टम ब्रेक हो गया, कोई फ्रॉड हो गया। फ्रॉड के होने का मतलब क्या है? सिस्टम का ब्रेक डाउन होना, कि सिस्टम नहीं फॉलो हुआ, दैट इज द रीजन की ट्रांजैक्शन, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। जैसे पीएनबी का जो फ्रॉड है, क्या वो एक सिस्टम का फेलियर है या नहीं है? पीएनबी का फ्रॉड, वेदर इट इज ए एग्जांपल ऑफ सिस्टम फेलियर? यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम फेलियर। यदि मैनेजमेंट टाइमली अपने इंटरनल कंट्रोल को रिव्यूज करती, क्या यह चीज होती? नहीं होती। सो मैनेजमेंट अपने इंटरनल कंट्रोल को टाइमली रिव्यू करे, सो दैट जहां पर भी सिस्टम ब्रेकडाउन हो रहे हैं, इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सके, जहां पर पॉलिसीज को चेंज करने की जरूरत है, पॉलिसीज को चेंज किया जा सके, एम्प्लॉइज हमारी पॉलिसीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस चीज को आइडेंटिफाई किया जा सके, वो चीज आ गई। नहीं हाजरा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लर्निंग का। हाँ, ये आपको लर्न करना है, मैं आपको मार्क करा दूं लर्न वाले। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है, एक अकाउंटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स आपको, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आपको लर्न करना है, 2 L2 लिमिटेशंस तो आईपीसीसी का टॉपिक है, और उसके बाद फ्लो चार्ट का टॉपिक आएगा L3। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या इंटरनल कंट्रोल को ऑडिटर भी रिव्यू करे? बताएं जी, ये तो हमने बहुत डिस्कस किया हुआ है। क्या इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर भी रिव्यू करता है? बिल्कुल करता है। यमुनानगर ने आंसर भी दे दिया जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल बाय द ऑडिटर? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने के लिए? वेदर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन existence and effectiveness of internal control system, or to determine NTE of substantive audit procedures। दो क्वेश्चन में दो ऑप्शन, to express an opinion on existence and effectiveness of internal control system, to determine NTE of further procedures। फर्स्ट वन, सेकंड वन, बाकी तो सब ठीक हो गए। हाजरा, दोबारा आंसर दो जरा। मैंने दो ऑप्शन दी है, बाकी सबका आंसर ठीक है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेसिस पर मुझे बताएं, बाकी सब ठीक है। हाजरा, फर्स्ट वन, सेकंड वन, प्राइमरीली मेरा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है, सेकंड है। इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देना या सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के एनटीई को डिटरमाइन करना, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर की एनटीई को डिटरमाइन करना। कब? आपने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा। आप जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो हमारे से, ये ऑब्जेक्टिव कौन सी ऑडिट का पूछ रहे हो आप? आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था। आप प्रिज्यूम करके चल रहे हैं एक चीज कि मैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं, आप ये प्रिज्यूम करके चल रहे हो। बट यदि मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो मेरा आंसर भी चेंज हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, मैं एज ए प्रैक्टिशनर, एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अपॉइंट किया है
so as to report on existence effectiveness of internal control structures at the service organization, at service organization। अब आप मुझे बताओ, मेरे इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने का ऑब्जेक्टिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एनटीई को डिटरमाइन करना है या इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस पर रिपोर्ट करना है? एसएई, बिल्कुल सही यमुनानगर। कौन सा एसएई अप्लाई होगा? कौन सा एसएई अप्लाई होगा ये बताओ ना। 3402, वेरी गुड आंसर। नहीं हाजरा 24 नहीं, 3402, 3402। अच्छा, अब जब मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बट एक कारपोरेट एंटिटी का, कंपनी का ऑडिटर हूं। बिसाइड्स expressing an opinion on true and fair view of financial statement as required by section 143 subsection 2, I am also required to express an opinion किसके ऊपर? On internal financial controls, internal financial control। क्या हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, आपने ऑफिस में बनाई होंगी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, क्या ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट के अंडर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस पर भी रिपोर्ट करता है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बिल्कुल करता है। अब बताएं जरा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल में कोई डिफरेंस आएगा? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल, दोनों में से किसका स्कोप वाइड है? दोनों में से किसका स्कोप वाइड है? आईएफसी का स्कोप वाइड है या आईसी का स्कोप वाइड है? डेफिनेटली आईसी का। आईएफसी के जब स्कोप की हम बात करते हैं तो उसमें तो बहुत लिमिटेड स्कोप है किसका? फाइनेंशियल मैटर का। लेकिन जब मैं आईसी की बात करता हूं, सब कवर है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज कवर्ड, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इंटरनल कंट्रोल का। नाउ अब इसमें एक अमेंडमेंट है, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के थ्रू। ध्यान है, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 जनवरी में आया था, पढ़ेंगे हम कंपनी ऑडिट के अंदर। उसमें इस वर्ड को क्या किया गया है? इस वर्ड को और लिमिटेड कर दिया गया, और लिमिटेड कर दिया गया। क्या? इंटरनल कंट्रोल्स विद रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो 143 सबसेक्शन 3 के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग थी, उसको और नैरो लिमिटेड कर दिया गया है। कहा गया है इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेशन में आ जाएंगे। तो अब मुझे एक चीज बताएं जरा सोच समझ के, जो मैं ये इंटरनल कंट्रोल की बातें कर रहा हूं, मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं ये फाइनेंशियल की बात कर रहा हूं, या मैं ये जनरल इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा हूं? जो ये इंटरनल कंट्रोल चल रहे हैं, ये जनरल चल रहे हैं। यस। क्या ये ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए चल रहे हैं? नो। क्या ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एनटीई की बात कर रहे हैं? हां, ठीक है। ये इंटरनल कंट्रोल किसके रिलेशन में चल रहे हैं? टू डिटरमाइन एनटीई ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो ये बेसिक डिस्कशन है सारी कि ऑडिटर को रिव्यू की क्यों जरूरत है, सो दैट वो रीजनेबल एश्योरेंस ले सके किस चीज का? ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉपरली ऑथोराइज्ड, रिकॉर्डेड एंड हैव नॉट बीन ओमिटेड। ऑब्जेक्टिव, यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। The auditor's objective in studying and evaluating the internal control is to establish the reliance he can place thereon in determining what?
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। हाजरा वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी हम टॉपिक से डेविएट नहीं हो रहे। आईएफसी की हम डिस्कशन कंपनी ऑडिट में करेंगे, अभी हम जनरल इंटरनल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। रिव्यू करने के लिए ऑडिटर को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस के फीचर्स क्या हैं, एक्टिविटीज कौन सी रन होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इनके सबके सिस्टम क्या है, बेसिस ऑन विच द कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स आर लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। सो ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है अबाउट द बिजनेस, अबाउट द एक्टिविटीज, अबाउट द सिस्टम्स, अबाउट द पॉलिसीज, अबाउट द प्रोसीजर्स, अबाउट द बेसिस जिन पर ये पॉलिसीज एंड सिस्टम्स बनाए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी उसको? इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? आरएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जिसमें वो अंडरस्टैंडिंग लेता है अबाउट द एंटिटी, अबाउट द एनवायरमेंट एंड अबाउट द इंटरनल कंट्रोल। ठीक, अब पहला पार्ट आ गया आरएपी का। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, रिव्यू करना है इंफॉर्मेशन को, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो करो। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के 4 मेथड हुआ करते थे। अब इन मेथड्स को तो आप बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से। ये चारों वर्ड आपके सुने हुए हैं या नहीं सुने हुए? वन इज नरेटिव रिकॉर्ड, सेकेंड वन चेकलिस्ट, थर्ड वन आईसीक्यू, फोर्थ वन फ्लो चार्ट। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सुने हुए हैं। इंटर में जब हम इनकी डिस्कशन करते थे तो मैं आपको एक चेकलिस्ट भी दिखाई हुई है, आईसीक्यू का फॉर्मेट भी दिखाया हुआ है, पूरा फ्लो चार्ट उसका भी एक फॉर्मेट दिखाया हुआ है। अब ये होते क्या है? नरेटिव रिकॉर्ड क्या है? सुनिए, नरेटिव रिकॉर्ड है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, अपनी उन ऑब्जर्वेशन को नोट करते हुए चले जाते हैं। तो जो ये हमारी नोटिंग है, क्या इसके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई या नहीं हो गई? When we are observing something and our observation have been noted in our notebook, whether that recording will form a source of information, yes, it is known as narrative record. Second one, a checklist. A checklist is what? It is a series of aspects that is to be examined by auditor or auditor staff. तो एक चेकलिस्ट बना लिया जाता है किस तरीके से? जैसे मुझे लगा कि मैं परचेजेस चेक करना चाहता हूं, इनकी क्रेडिट परचेजेस, तो मैंने कुछ चीजें नोट डाउन कर ली। नोट डाउन, इशू ऑफ टेंडर्स, discussion over tenders, selection of supplier, issue of purchase order, etc. जो मैंने ये एक चेकलिस्ट बना ली कि मुझे ये चीजें चेक करनी है और यहां पर मैंने डाल दिए अपने रिमार्क्स। क्या मुझे इस पर्टिकुलर परचेज के इंटरनल कंट्रोल का आइडिया लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं वो सारी यहां पर लिखता चला जाऊंगा। जैसे टेंडर तो इशू हुए, डिस्कशन, नो डिस्कशन, सप्लायर सेलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। बताएं जी, क्या मेरे पास जानकारी आ गई कि आपके इंटरनल कंट्रोल जो आपने बना रखे हैं वो डेविएट हो रहे हैं? आपके इंटरनल कंट्रोल डेविएट हो रहे हैं, बताएं, इज इट और नॉट?
आपने कहा टेंडर के थ्रू सामान खरीदना है, तो टेंडर आप इशू तो करते हैं, लेकिन सप्लायर आप एग्जिस्टिंग लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेते हो। टेंडर पे तो आप डिस्कशन भी नहीं करते। यू आर डेविएटिंग फ्रॉम योर इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज। अच्छा, क्या इससे मुझे एक चीज बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डायरेक्ट ये इफेक्ट लग रहा है कि कोई गलती हुई है, या लग रहा है शायद परचेज में मिस स्टेटमेंट के चांसेस है? आर यू श्योर दैट मिस स्टेटमेंट इज देयर, और इट रेजेस योर डाउट दैट मिस स्टेटमेंट्स मे बी देयर? श्योर हो या चांस आ गए? चांस है। रिजल्ट आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एनटीई क्या हो जाएगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एनटीई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इट विल बी एक्सटेंडेड। ये इस तरीके से एक चेकलिस्ट बनाई जाती है। फिर होता है एक आईसीक्यू। आईसीक्यू में क्या करते हैं हम? क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कैश कलेक्शन, क्या कैश कलेक्शन इज डन बाय एप्रोप्रिएट पर्सन? जवाब यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। क्या डेली कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक? और ये हम क्या करते हैं? ये चीज हम क्या करते हैं, किसको पकड़ा देते हैं ऐसा आईसीक्यू बनाकर? ऐसा आईसीक्यू बनाकर हम किसको पकड़ा देते हैं? बोलो, टू हुम? मैनेजमेंट को, उनके स्टाफ को। ये हमारा स्टाफ नहीं, चेकलिस्ट के ऊपर स्टाफ किसका लगा हुआ होता है? ऑडिटर का स्टाफ। चेकलिस्ट के ऊपर रिमार्क्स ऑडिटर का स्टाफ देता है, और ये क्लाइंट का स्टाफ फिल करके देता है। क्लाइंट का स्टाफ कैश कलेक्टेड एप्रोप्रिएट पर्सन करता है, डेली कैश बैंक में डिपॉजिट होता है। अब मुझे ये बताओ, क्या इंफॉर्मेशन मिल गई या नहीं मिल गई? अभी आऊंगा यमुनानगर। इंफॉर्मेशन मिल गई या नहीं मिल गई? मिल गई। ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन का प्रोसेस क्या है? आरएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बट क्या ये जानकारी गलत भी तो हो सकती है? क्या ये जानकारी गलत भी हो सकती है या नहीं हो सकती? क्लाइंट का स्टाफ दे रहा है तो ये गलत भी तो दे सकता है। क्या मुझे इसको एक्चुअल में चेक करना चाहिए? करना चाहिए। आपने मुझे कहा कंट्रोल सिस्टम ऐसा है, तो ठीक है, मैं आपके इस कंट्रोल सिस्टम को चेक करूंगा। कंट्रोल सिस्टम की चेकिंग का प्रोसीजर कौन सा आएगा? फिर टीओसी। जो ये इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, फिर मैं इस इंफॉर्मेशन की कलेक्शन चेकिंग करूंगा किसके थ्रू? टीओसी के थ्रू। क्या एक्चुअल में कैश जमा होता है बैंक में? हाँ होता है। मैंने कैश की डेली 5-6 दिन का मैंने रैंडम कैश देखा। 15 मई कितना कैश आया? 5 लाख। बैंक में कितना जमा हुआ? 4,95,000। अच्छा ठीक है, 5,000 रात को आए होंगे। ओके। 5 मई को कितना कैश आया? 2,90,000। बैंक में कितना जमा हुआ? 2,90,000 पूरा जमा हुआ। 11 मई को कितना कैश आया? 1,80,000। बैंक में कितना जमा हुआ? 1,80,000। अब मुझे बताओ, क्या मेरे डाउट कम हो जाएंगे? क्या मुझे लगेगा कि हाँ इन्होंने सही बात बोली है, कैश के ऊपर इनका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है? हाँ। मेरे टीओडी, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की चेकिंग, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की चेकिंग कम करूंगा या नहीं करूंगा? इंटरनल कंट्रोल से एक सेटिस्फेक्शन मैंने ले ली, तो इसका रिजल्ट आप मुझे बताएं। टेस्ट ऑफ डिटेल, वाउचिंग वेरिफिकेशन कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वाउचिंग वेरिफिकेशन कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो पहले मैंने क्या किया? आरएपी, जिसके थ्रू मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। फिर मैंने क्या किया? टीओसी, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टिंग ऑफ
इंटरनल कंट्रोल, आल्सो नोन एज कंप्लायंस प्रोसीजर, आल्सो नोन एज कंप्लायंस प्रोसीजर। उसके बाद फिर मैं टीओडी पर चला जाता हूं। यही स्टेप फॉलो करते हैं ना, ठीक है यमुनानगर? नाउ इट इज क्लियर कि गलत इंफॉर्मेशन भी आती है तो मैं चेकिंग थोड़ी छोड़ता हूं। और फोर्थ फिर क्या है, फ्लो चार्ट का सिस्टम। पूरा फ्लो चार्ट का सिस्टम क्या कहता है कि एक ट्रांजैक्शन एक स्टेज से, दूसरी स्टेज से, तीसरी स्टेज से, फोर्थ स्टेज से एंड तक किस तरीके से चलती है। बिगिनिंग टू एंड एक ट्रांजैक्शन की मूवमेंट किस तरीके से चलती है, कौन सा पर्सन इस स्टेज पर ऑथोराइज करता है, कौन सा पर्सन इस स्टेज पर ऑथोराइज करता है, कौन यहां ऑथोराइज करता है, उसके बाद किसी ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है, कहां पर डॉक्यूमेंट जनरेट होने हैं, डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी जनरेट होनी है, कलेक्शन कितने दिन में करनी है, पेमेंट कितने दिन में आनी है, एंड सो ऑन। क्या बिजनेस के डिफरेंट प्रोसेसेस के फ्लो चार्ट बनाए जा सकते हैं या नहीं? रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो हमने कर ली उनका सेल, मार्केटिंग, क्या वेदर बिजनेस प्रोसेसेस की डिफरेंट एक्टिविटीज को फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है? डेफिनेटली। सो व्हाट इज ए फ्लो चार्ट? ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टेकन इन एन एक्टिविटी। एंड क्या एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज द बेस्ट वे एंड ए सिंपल वे टू कन्वे हाउ द प्रोसेसेस आर बीइंग गोइंग ऑन? क्या ये सबसे सिंपल मेथड एंड द बेस्ट वन मेथड है? यस, दिस इज फ्लो चार्ट। तो जो आपको इंटरनल कंट्रोल में तीसरा टॉपिक लर्न करना है वो फ्लो चार्ट का है। ये ऊपर सिर्फ रीडिंग के हैं, फ्लो चार्ट आपको लर्न करना है। अच्छा, अब फ्लो चार्ट क्या मुझे बने बनाए मिलेंगे? मिलने तो चाहिए। फ्लो चार्ट क्या मुझे बने बनाए मिलेंगे? मिलने तो चाहिए। नहीं मिलते हैं तो क्या मैं कोशिश कर सकता हूं इसको बनाने की? यस, आई कैन आल्सो। मैं भी इसकी कोशिश कर सकता हूं बेस्ड अपॉन माय ऑब्जर्वेशंस। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के फ्लो डायग्राम्स अवेलेबल हों ऑर्गेनाइजेशन में, वो मिल जाते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन वी मे आल्सो डेवलप दिस फ्लो चार्ट्स। हाँ, मैनेजमेंट को भी कह सकते हैं हम यमुनानगर, हम मैनेजमेंट को भी कह सकते हैं। हाजरा देखे नहीं कहीं पर, मांगोगे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, यू कैन रिक्वेस्ट टू मैनेजमेंट, नहीं बनाती देन आप खुद बना सकते हैं। सो ये था आपका तीसरा टॉपिक फ्लो चार्ट का जो आपको लर्न करना है। आगे आ जाइए, फिर आ जाती है टेस्टिंग, कंप्लायंस प्रोसीजर। ये ऑलरेडी हमने कर रखी है, L4 ये ऑलरेडी हमारा कवर किया हुआ है। कंप्लायंस प्रोसीजर कि जो हमारे कंप्लायंस प्रोसीजर हैं ये किस लिए परफॉर्म किए जाते हैं? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट दोज इंटरनल कंट्रोल ऑन विच ऑडिट रिलायंस इज टू बी प्लेस्ड, क्या वो एक्चुअल में है, क्या वो इफेक्टिव है, सो एज टू डिटरमाइन EEC। अच्छा, एक बात बताएं, एक बात बताएं, ये कौन से स्टैंडर्ड का पार्ट है? अब मैं टेस्टिंग कर रहा हूं इंटरनल कंट्रोल की, जानकारी मिल चुकी है, जानकारी मिल चुकी है, टेस्टिंग कर रहा हूं। टेस्टिंग करने पर जो मुझे प्रोसीजर डिजाइन करने हैं टेस्टिंग के, भिलाई सुनो क्वेश्चन, प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं टेस्टिंग के बेस्ड ऑन रिस्क। बेस्ड ऑन रिस्क दो होते हैं, कंप्लायंस, सब्सटेंटिव। कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? नहीं, नहीं, यमुनानगर, भिलाई गलत, द्वारका गलत, ये तो गड़बड़ कर दिया आज आपने। बेस्ड ऑन assessed risk, auditor is required to design his responses, design his procedures that may be compliance, that may be substantive। कौन सा स्टैंडर्ड ये बात बताता है? यमुनानगर SA 300 प्लानिंग का है।
रोहतक, पूरा करो। यस, रोहतक का आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। SAI बिल्कुल ठीक। माल रोड, रोहतक, हाजरा, यमुनानगर अभी भी गलत, क्या बात। 330 भूल गए। रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव की सारी डिटेल ही 330 में थी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, सरप्राइज चेकिंग इन टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पांचवा टॉपिक, क्या इंटरनल कंट्रोल में सरप्राइज चेक का एलिमेंट इन्वॉल्व किया जा सकता है इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग में? यस, किया जा सकता है और करना भी चाहिए, हमें करना भी चाहिए। फायदा क्या होगा? विदाउट प्रायर इंटीमेशन जब हम एक चीजों को चेक करने जाते हैं तो ये हमें एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इंस्टेड कि हम पहले से इंफॉर्मेशन देकर जाएं तो क्लाइंट प्रिपेयर हो जाता है और वो इन चीजों को एडजस्ट करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर लेता है, उसके पास टाइम हो जाता है। लेकिन जब हम विदाउट एनी इंटीमेशन जाएंगे देन देयर आर चांसेस। किस चीज के चांसेस हैं? उसके पास समय नहीं होगा इन चीजों को मैनिपुलेट करने का, एडजस्ट करने का, और जो फैक्चुअल पोजीशन होगी वो हमारे सामने आएगी। सो इसमें SA 315, SA 330 का जिक्र किया गया है, फिर सरप्राइज चेक का जिक्र किया गया है। ICAI की रिकमेंडेशंस क्या हैं? सरप्राइज चेक्स आर ए पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑडिट and the result of such checks are important primarily to the auditor himself in deciding scope of his audit and submitting his report. सरप्राइज चेक की जरूरत, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये ऑडिट टू ऑडिट, सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस डिपेंड करती है। बट सरप्राइज चेक वेयर एवर फिजिबल शुड बी इंप्लीमेंटेड एट लीस्ट वंस। वेयर एवर फिजिबल अ सरप्राइज चेक शुड बी मेड at least once in the course of an audit. तो सरप्राइज चेक पढ़ा है इंटर में? बिल्कुल पढ़ा है। सरप्राइज चेक को हमने कहां पर लिंक कर दिया? इंटरनल कंट्रोल के अंदर। तो इसके आंसर में आपको पहले तो थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल को जिक्र करना है। ऐसे 315 का जिक्र आ गया, 330 का जिक्र आ गया, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात आ गई। ये तो इंटरनल कंट्रोल की बातें कर ली पहले हमने। फिर हमने सरप्राइज चेक की बातें कर ली। ये सरप्राइज चेक का पॉइंट है सारा। और उसके बाद मेन पैरा आया। ये हमारा मेन पैरा है, ये हमारा मेन पैरा है। तो इसको हमने कितने हिस्सों में बांटा हाजरा? 3 में। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इंटरनल कंट्रोल, सेकंड वी डिस्कस अबाउट सरप्राइज चेक, थर्ड सरप्राइज चेक इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल, सरप्राइज चेक इन इंटरनल कंट्रोल। तो लास्ट पैरा पढ़ें जरा जो मेन है। इफ दिस सरप्राइज चेक रिवील एनी वीकनेस in the system of internal control or any fraud or error or any fact that book or register has not been properly maintained or kept up to date, फिर बात आ गई क्या? auditor should communicate the same to the management and ensure that action is taken on the matters communicated by him. It does not necessarily follow that all or any of the matter communicated to the management should form part of auditor report on account. अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर रिपोर्ट में जरूरी नहीं है ये सारी बातें जाए। कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू द यमुनानगर लेटर ऑफ वीकनेस, लेटर ऑफ वीकनेस के थ्रू जा रहा है। सारी बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। की कंपोनेंट टू असेस एंड इवेलुएट द कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसको मैं लिख देता हूं L6 और साथ में लिख देता हूं इंपॉर्टेंट एंड ए वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल।
की कंपोनेंट, ये नया टॉपिक ऐड किया है स्टडी मटेरियल में, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, 4 नंबर का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन 4 नंबर का। कंट्रोल एनवायरनमेंट की असेसमेंट एंड इवेलुएट करते वक्त कौन से कंपोनेंट को आप कंसीडर करेंगे? What are the major component to be assessed and evaluated while assessing the control environment? Enterprise risk management, ये क्या है? RAP. Segregation of job responsibilities, एक एक्टिविटी का बिगिनिंग टू एंड तक का काम या 2 इंटर रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज का काम एक सिंगल पर्सन को कभी भी नहीं देना चाहिए। डिवाइड द वर्क सो दैट एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन। जॉब रोटेशन इन सेंसिटिविटी एरिया, इन सेंसिटिव एरिया जैसे बैंक में, लोन के अंदर, क्रेडिट डिपार्टमेंट में मैनेजर्स को टाइम टू टाइम चेंज किया जाए। The persons who are in the policy formulations related to credit, उनको भी चेंज किया जाए टाइमली। फाइनेंशियल पावर्स जो डेलीगेट की गई है among the employees, staff, managers, they should be properly documented. And IT based controls, IT environments में controls को बनाना काफी आसान है through the use of encryptions, passwords, other safety features। तो उनको भी आपको ध्यान रखना है कि इफ यू आर वर्किंग इन एन आईटी एनवायरनमेंट, व्हाट आर द की कंट्रोल्स दैट आर एम्बेडेड इन द सिस्टम, कि उनकी इफेक्टिवनेस क्या है और किस एक्सटेंट तक वो ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। 5 पॉइंट इसके अंदर है बेसिकली। कंट्रोल एनवायरनमेंट के पर्टिकुलर पॉइंट आ गए अब ये कंट्रोल एनवायरनमेंट के। नंबर 1 ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, कल पढ़ा भी होगा। नंबर 2 सेग्रीगेशन ऑफ जॉब। नंबर 3 जॉब रोटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डेलीगेशन एंड आईटी बेस्ड कंट्रोल। आईटी बेस्ड कंट्रोल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3-4 बार बोल लिया मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर बोल रहा हूं कि मैंने बोला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से करना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है। पांचवा क्या कह रहे हैं, समझा दो कंपोनेंट कैसे है। देखो इसमें कंपोनेंट इस रेफरेंस से आया है कि आप कंट्रोल एनवायरनमेंट को चेक करते वक्त किन किन कंपोनेंट को, किन किन चीजों को ध्यान रखोगे। अब देखो, क्या बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल लेता हूं या एक मैन्युफैक्चरिंग का ये एग्जांपल ले लो, क्या मैनेजर्स की फाइनेंशियल पावर्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? छोड़ो लॉ की बात करते हैं, यमुनानगर, क्या कंपनी लॉ में देयर आर सर्टेन प्रोविजंस विच मेक सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ बोर्ड्स, कि आप इतना अमाउंट बोरो कर सकते हो, इससे ज्यादा आप बोरो नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट कमेटी के हिसाब से चलेंगी। एम्प्लॉइज के रेम्यूनरेशंस इतने होंगे, उससे ज्यादा के लिए ये अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होंगी। कितना पैसा आप मैक्सिमम सिटिंग फीस के लिए दे सकते हैं। तो क्या बिजनेस ऑपरेशंस के जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? सिंपल सी बात। वेदर अ पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग द फाइनेंशियल पावर्स should exercise their power without any limit, or some limits may be imposed, limits may be imposed, और एक पर्सन की कितनी फाइनेंशियल पावर है, whether it need to be documented or not, एक पर्सन की कितनी फाइनेंशियल पावर है, whether it needs to be documented or not, yes it should be, it should be। ठीक है, अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल हम पढ़ चुके हैं, लेटर ऑफ वीकनेस हम पढ़ चुके हैं।
इसके बाद ये एक नया टॉपिक आया है, न्यू टॉपिक, जिसको हमने और पढ़ना है। 4 तरह के इंटरनल कंट्रोल के वर्ल्ड वाइड फ्रेमवर्क, कोसो, कोको, कोबिट एंड सॉक्स। अच्छा, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूं। पोपली सर की क्लास में एक अनाउंसमेंट करके आनी है उनके स्टूडेंट के लिए, वो 2-3 बार बुला चुके हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जरा एक बार पोपली सर की क्लास में 2 मिनट एक अनाउंसमेंट करके अभी आता हूं आपके पास।
हाँ जी, करें स्टार्ट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल का। अच्छा, ये टॉपिक न्यू सिलेबस के लिए है। जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में तो ये पहले से ही था, ऑडिट के पेपर में नहीं था। बस ओल्ड सिलेबस वालों ने तो ये पूरा बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ओल्ड सिलेबस वालों ने कहां पर बताओ तो? ओल्ड सिलेबस वालों ने कोसो, कोको, कॉबिट ये सब डिटेल में पढ़ रखा है इसका के पेपर में, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट। न्यू सिलेबस में ये इसका में अब पेपर ही नहीं है न्यू सिलेबस में इसका का, तो इन्होंने ऑडिट के पेपर में इनको डाल दिया। बहुत बेसिक सी चीजें डाली हैं, कुछ भी नहीं डाला ज्यादा, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल के रेफरेंस में इन्होंने जो वर्ल्ड वाइड इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट, उसकी रिपोर्टिंग जो यूज की जाती है उनको डिस्कस किया है यहां पर। वर्ल्ड वाइड को छोड़िए, जरा इंडियन कल्चर में बताइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी कंपनी लॉ के किस सेक्शन ने कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर डाली है, और उसकी रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी भी कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर है, किस सेक्शन में? ऑडिटर की बात अलग है। यस, भिलाई सेक्शन 134 सबसेक्शन 5, सब सेक्शन 5, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के थ्रू it is the responsibility of the directors of the company so as to report on the existence and the effectiveness of internal financial control। 134(5) में आता है माल रो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। आई थिंक 3 में, आप 3 कह रहे हैं, मैं आप चेक कर लेना। आई थिंक सो इट इज इन 134 सबसेक्शन 5। और फिर ऑडिटर की रिपोर्टिंग आती है उसी के ऊपर, अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में आ जाती है ऑडिटर की रिपोर्टिंग। ऐसा ही एक लॉ अमेरिका का बनाया हुआ है, अमेरिका का वो लॉ है सॉक्स, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट 2002। और इसके सेक्शन 404 में वो बातें लिखी हुई हैं जो हमारे कंपनी लॉ 2013 में डाली गई अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, जो हमारे कंपनी लॉ में 134(5) में डाली गई डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में। तो वो बातें कहां से देखकर डाली गई होंगी बताओ तो? नहीं से देखकर डाली गई होंगी। ये अमेरिका का लॉ है, उसका सेक्शन नंबर 404 इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग की बात करता है, और उसी से रिजेंबल करती हुई रिपोर्टिंग हमारे लॉ के अंदर 134(5) एंड 143(3) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में भी डाल दी गई। तो देखिए ये कहता क्या है। सेक्शन 404 ऑफ सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट मैंडेट that all publicly traded company, listed company must establish the internal control and procedures for financial reporting। इनको डॉक्यूमेंट करें, इनकी टेस्टिंग करें और इनको मेंटेन करके चले। मस्ट डॉक्यूमेंट, टेस्ट एंड मेंटेन्स क्या? those controls and procedures to ensure their effectiveness। Internal control and procedures for financial reporting। Internal controls and procedures for financial reporting। एंड ये काम किसका आ गया? मैनेजमेंट का आ गया, कंपनी की मैनेजमेंट का।
हाँ बिल्कुल, ईईसी की तरह ही हो गया। अब देखें पर्पस क्या है इसका, सोक्स का, इट इज टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड by increasing the stringency of procedures and the requirements for financial reporting. Now, अब जैसे अमेरिका का ये लॉ था, जो वहां पर कारपोरेट फ्रॉड्स हुए, उन कारपोरेट फ्रॉड्स को कंसीडर करते हुए एनरॉन का केस आता है, जिसके अंदर वर्ल्डकॉम का केस आता है, टाइकॉन इंटरनेशनल का केस आता है, बड़े सारे कारपोरेट फ्रॉड्स जो उस टाइम पर वहां पर हुए कारपोरेट सेक्टर में, उन चीजों को देखते हुए इन्होंने दो पर्संस की कमेटी बनाई थी, वन इज ऑफ सार्बेंस एंड सेकंड वन इज द ओग्सले, और उनकी रिकमेंडेशन पर इस एक्ट के थ्रू एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड जिसका क्या नाम था, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, पीसीएओबी। अच्छा, ऐसी ही चीजें हमारे यहां भी तो हैं, हमारे यहां भी तो ऐसा कोई अथॉरिटी बोर्ड बना है, नाम बताओ, बना है अभी रिसेंटली, मार्च में आई थी नोटिफिकेशन, कंपनी एक्ट 2013 में प्रोविजन दिए गए थे, सेक्शन बता दूं 132, अब तो बता दो, अब तो बता दो, एनएफआरए। हाजरा कमेटी बहुत बड़ी थी, हेड उसके सार्बेंस एंड ओग्सले, यस, हेडेड बाय दैट कमेटी, जो सार्बेंस एंड ओग्सले थे, जो उस कमेटी को हेड कर रहे थे, बिल्कुल। अच्छा, सोक्स का तो पूरा प्रोविजन आपके पुराने सिलेबस में भी है, पुराने सिलेबस वालों के पेपर में तो सोक्स ऑडिट 4 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाता है। एनएफआरए इंडिया में बनाया, जैसे एससीसी, एससीसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इंडिया में क्या है, सेबी। क्या सेबी ने भी अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बता रखी है, यस, सेबी एलओडीआर, सेबी एलओडीआर। तो इंडिया में ये प्रोविजन नहीं चलता, ये वर्ल्ड वाइड काफी जगह पर चलता है, वर्ल्ड वाइड काफी जगह पर। तो एससीसी रूल्स एंड पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड के जो स्टैंडर्ड हैं वो कहते हैं, मैनेजमेंट मस्ट परफॉर्म ए फॉर्मल असेसमेंट ऑफ इट्स कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग टेस्ट दैट कंफर्म क्या, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, और मैनेजमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट में इन कंट्रोल्स की असेसमेंट को भी रिपोर्ट करेगी। हमारे यहां पर ये 134(5) के अंदर आ जाता है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में। एक्सटर्नल ऑडिटर वो अपनी दो ओपिनियन देंगे, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरी ट्रेडिशनल ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे यहां पर कहां आ जाता है, 143(3) में आ जाता है। तो ये एक सोक्स का प्रोविजन है जो आपको और लर्न करना है। नाउ इसी से मिलते जुलते और इंटरनल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स में 3 वर्ल्ड वाइड फेमस फ्रेमवर्क इंटरनल कंट्रोल के, जो हमारे ऐसे 315 में जो प्रोविजंस हैं इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स के, उन्हीं से मिलते जुलते हैं। वन इज कोसो फ्रेमवर्क, सेकंड वन इज कोको फ्रेमवर्क, एंड थर्ड वन इज द कॉबिट फ्रेमवर्क। क्या है ये? कोसो फ्रेमवर्क की बात करते हैं। कोसो, इसकी फुल फॉर्म है कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये बेसिकली 5 प्राइवेट सेक्टर
मैनेजर्स, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, कॉर्पोरेट्स का एक ग्रुप था जिन्होंने इनके इस इंटरनल कंट्रोल एरियाज के ऊपर वर्किंग की, अपनी रिकमेंडेशंस इंटरनेशनल लेवल्स पर कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट्स को दी और इसके फ्रेमवर्क को वर्ल्ड वाइड काफी एक्सेप्टेबिलिटी मिली। काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने, काफी इंस्टीट्यूट्स ने भी कोसो फ्रेमवर्क के बेसिस पर आगे अपने प्रोविजंस को बनाया। अब जो ये कोसो फ्रेमवर्क है, ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव के साथ चलता है। ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल के प्राइमरी 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव। एक ऑपरेशनल एस्पेक्ट के ऊपर हो सकता है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट के ऊपर। दूसरा उसका रिपोर्टिंग एस्पेक्ट के ऊपर हो सकता है, टाइमली एंड रिलायबल रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। और तीसरा कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव के ऊपर हो सकता है कि कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट कराती है अपने प्राइमरीली 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कौन कौन से हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव्स? पहला, पेज नंबर 3.9 पे देखें, ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव और तीसरा कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। कोसो फ्रेमवर्क इज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस so as to assess the effectiveness of the system of internal control to achieve objectives as determined by the management। 3 कैटेगरीज हैं ऑब्जेक्टिव्स की। बिजनेस के ऑपरेशंस, उनकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, इंटरनल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किस लिए? उसकी रिलायबिलिटी, उसकी टाइमलीनेस, उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए। इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इंश्योर रिलायबिलिटी, टाइमलीनेस, ट्रांसपेरेंसी। कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। ये आपको याद रखना है, इन जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इंटरनल कंट्रोल के फ्रेमवर्क्स हैं, वो फ्रेमवर्क प्राइमरीली 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। कौन से हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव? ऑपरेशन, रिपोर्टिंग एंड तीसरा कंप्लायंस। कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव एंश्योर कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, टाइमलीनेस एंड द reliability of the reports। फर्स्ट वन, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस के ऑपरेशंस है उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने के लिए। हाँ हाजरा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट में से एक है। कोसो फ्रेमवर्क ने पहले तो वो 3 ऑब्जेक्टिव बताए। वीडियो इश्यू आ रहा है कोई? हाँ जी, ठीक है। कोसो फ्रेमवर्क ने क्या किया? उसने अपने 17 प्रिंसिपल्स बताए। 17 प्रिंसिपल्स, 5 कंपोनेंट को बनाकर। अब जरा कोसो फ्रेमवर्क के 5 कंपोनेंट देखना। 1, 2, 3, 4, 5। व्हाट यू विल से? ये तो हमारे 315 के नहीं है। हाँ जी, रेवाड़ी, भिलाई, रोहतक, हाजरा, क्या ये हमारे 315 में भी यही 5 कंपोनेंट तो हैं? क्या अलग है? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोसो ने भी तो यही 5 कंपोनेंट दिए, याद रहेंगे? कोसो फ्रेमवर्क के 5 कंपोनेंट आराम से याद रहेंगे ये तो। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के भी यही कंपोनेंट है, कंट्रोल एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल के भी यही कंपोनेंट है, कोसो फ्रेमवर्क में भी यही 5 कंपोनेंट है। कोसो फ्रेमवर्क में भी यही 5 कंपोनेंट है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ोगे 315 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसमें भी यही 5 है।
उसमें आगे ये जो प्रिंसिपल है ये थोड़े परेशान करने वाले हैं, याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ कोसो फ्रेमवर्क डिवाइडेड इनटू 5 कंपोनेंट्स। प्रिंसिपल्स demonstrate commitment to integrity and ethical values, integrity का exercise oversight responsibility, look after function, establish structure authority responsibility organizational division, demonstrate commitment to competency, we have to work with competency, accountability, responsibility, जवाबदेही। 5 मेजर प्रिंसिपल्स पहले इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज की बात करते हैं, उसके बाद ओवरसाइट की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट आएगा यहां पर, बट यू हैव टू लर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 17 प्रिंसिपल 5 कंपोनेंट के अंदर। कंट्रोल एनवायरमेंट, सुटेबल ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को असेस करना एंड आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट चेंजेस। क्या मेजर चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिस्क, असेसमेंट ऑफ फ्रॉड रिस्क एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस। एज सच याद करना पड़ेगा, इसमें क्रैमिंग पार्ट है। कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज को सिलेक्ट करिए, डेवलप करिए, डिटरमाइन जनरल कंट्रोल ओवर द टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिप्लॉय करिए, इंप्लीमेंट कराइए थ्रू दीज एक्टिविटीज। मॉनिटरिंग, यूज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इंटरनली एक्सटर्नली कम्युनिकेट करिए। इंफॉर्मेशन, कंडक्ट ongoing and or separate evaluations, evaluate and communicate deficiencies, किसको? मैनेजमेंट को, जो टॉप पर है, जिसका काम है पॉलिसीज को बनाना, प्रोसीजर्स को बनाना, जो भी इंटरनल कंट्रोल में कमियां हैं उनको आप बताइए। तो इंटरनल कंट्रोल का जो ये फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली ऑडिटर्स के पर्सपेक्टिव से सेकेंडरी है, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से प्राइमरी है। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से प्राइमरी है। कम्युनिकेट होगा ना, हां, कम्युनिकेट किसको? जो मैनेजरियल लेवल इसको चेक करेगा वो टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा। उसके अलावा ऑडिटर भी इन चीजों को देखेगा कि क्या ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। आगे दो तो काफी आसान है, इसी से मिलते जुलते हैं बिल्कुल। कोको, क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल, किसने बनाया? कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने। किस पर बेस्ड है? कोसो पर बेस्ड है एंड इज थॉट बाय सम टू बी मोर कॉन्क्रीट एंड यूजर फ्रेंडली माना गया है इसको। इट डिस्क्राइब्स एन इंटरनल कंट्रोल एज एक्शन फॉर द बेस्ट रिजल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और यदि ये एक्शन ले लिए जाते हैं, ये बिजनेस ऑपरेशंस की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को प्रमोट करेंगे, रिपोर्ट्स की रिलायबिलिटी को एनहांस करेंगे एंड एंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। ये बेसिकली तीनों क्या है बताओ जरा। कोसो ने इनको 3 ऑब्जेक्टिव का नाम दिया हुआ है। कोसो ने, कौन से हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव? पहला ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। यही तो थे तीनों, ऑपरेशन, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस। इसने इनको सीधी भाषा में लिख दिया बस। ये सिमिलर है भिलाई, ये पॉइंट ही सिमिलर है। जो कोसो का था वही कोको ने किया। देखो क्या कह रहा है, दिस मॉडल बिल्ट ही किस पर है?
कोसों पर। जैसे आप लेबर कोस्ट का एक चैप्टर पढ़ा करते थे, लेबर कोस्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल उठाना था। अभी लेबर कोस्ट इसलिए ध्यान आ गया, पोपली सर की क्लास में गया था तो वहां बच्चे फार्मूला पूछ रहे थे एक लेबर कोस्ट का। अब एक चीज बताओ, इतने सारे फार्मूले होते हैं लेबर कॉस्ट के, हाल्से, रोहन, एमरसन, मैरिक, जैन टास्क एंड बोनस प्लान एंड सो ऑन। सारे फार्मूले 2 या 3 चीजों पर ही तो बेस्ड होते हैं। आवर्स अलाउड आर वर्क रेट पर आवर, इज इट? आवर्स अलाउड आर वर्क आर सेव्ड रेट पर आवर। अब वही चीज है, हर एक ने उसको अपने अपने नजरिए से एनालाइज किया और अलग अलग मैथमेटिकल फार्मूले डेवलप कर दिए, मैथमेटिकल फार्मूले डेवलप कर दिए। वही चीज अब आप यहां पर देखो कि हर एक पर्सन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने या इंस्टीट्यूट ने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की चीजों को पढ़ा, कंपोनेंट तो वही है भैया, उनको अपने अपने तरीके से लिख दिया। तो बताओ क्या ये चीजें सिमिलर ही होंगी या नहीं होंगी? जब मैं इंडियन एनवायरनमेंट में बात करूंगा तो मुझे सिमिलर चीजें मिल जाएंगी। जैसे मैंने ढूंढी तो 134 और 143 में मुझे मिल गई। मैंने इंडिया का एसए 315 देखा तो मुझे उसमें मिल गया। तो ये सिमिलर ही है, सिमिलर ही है। कोको का कहना क्या है? ये कहता है कंट्रोल कंप्राइजेस दोज एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन including its resource, system, process, culture, structure, task that taken together support the people in achievement of organization objective. Objective एक ही है, organization की growth. कोको फ्रेमवर्क ने 4 एरियाज में मेन अपने क्राइटेरियाज को डिवाइड कर रखा है: पर्पस, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। ये 4 वर्ड आप याद रखेंगे कोको के मेन। जैसे कोसो के ये 5 वर्ड है मेन, कोसो के 5 वर्ड सेम है ऐसे 315 वाले। कोको के फ्रेमवर्क में 4 वर्ड हैं: पर्पस, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी, मॉनिटरिंग एंड लर्निंग। मॉनिटरिंग एंड लर्निंग। अब आ जाइए कोबिट के ऊपर, लास्ट टॉपिक, कोबिट। कोबिट स्टैंड्स फॉर व्हाट? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। अब यहां पर जो ये कोबिट है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, ये है। किसने बनाया? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन ने बनाया। है क्या? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। आईटी की टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस में आपस में लिंक्ड होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस प्रोसेस को आईटी की मदद से परफॉर्म करती है तो क्या कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कुछ बिजनेस रिस्क आते हैं, कुछ कंट्रोल एनवायरनमेंट आते हैं। जैसे हम अपनी एक्टिविटी को, टीचिंग की एक्टिविटी को, क्या हम टेक्निकल पैरामीटर से, टेक्निकलिटीज के थ्रू, आईटी के थ्रू रेंडर कर रहे हैं? Whether we are rendering our services with the help of IT? Definitely. हमारे जो प्रोसेस हैं वो क्या सारे आईटी बेस्ड हैं? यस। चाहे वो एलएमएस हो, चाहे वो आवा हो, या वो हमारा ईआरपी पोर्टल है जिसके ऊपर आपके चालान फीस जनरेट होती है, ट्रांसफर्स हैं, रिफंड है, वो सारा सिस्टम आईटी बेस्ड है। बट क्या उस आईटी के अंदर हमारे सामने कुछ इश्यूज आते होंगे कि यदि हम टेक्नोलॉजिकली अपने काम को करेंगे तो दिस माइट बी द प्रॉब्लम्स दैट विल बी फेस्ड बाय अस। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हमें कंट्रोल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की जरूरत है? यस,
कंट्रोल एक्टिविटीज नीड टू बी परफॉर्म। तो इसके लिए जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव किसका, इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी, जैसे हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को आप यूज करते हैं तो आपके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं और आपको किन किन बातों के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना होगा। वेदर इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी हमारे लिए सबसे मेजर कंसर्न है या नहीं है, कि जो हम क्लासेस रन करते हैं, जो हमारा डाटा है सिस्टम के ऊपर, वो क्लास का डाटा है या एलएमएस का डाटा है या आवा का डाटा है या फिर वो स्टूडेंट की फीस कलेक्शन का डाटा है, क्या उस डाटा की सिक्योरिटी हमारे लिए एक प्राइमरी कंसर्न है या नहीं है? है। तो क्या उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर्स अचीव किए होंगे हमने? डेफिनेटली वी हैव टू, करने पड़ेंगे हमें। तो ऐसे एनवायरनमेंट को कि जहां पर बिजनेस मैनेजर्स अपने प्रोसेसेस को आईटी के थ्रू गवर्न करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वहां पर कंट्रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वहां पर कंट्रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा क्वालिटी, कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन जनरेट की जा रही है बिजनेस प्रोसेसेस के थ्रू, उनकी क्वालिटी को, उनके कंट्रोल को और उनकी रिलायबिलिटी को एंश्योर करके चलना, इंटीग्रिटी को एंश्योर करना। एप्लीकेशन क्या है इसकी? वाइडली यूज्ड। तो देखो, अब इसको याद करने का तरीका क्या आ सकता है? नंबर 1, इसका जी पूरा नाम क्या है? COBIT stands for Control Objective for Information and Related Technology। किसने इशू किया? It is created by Information System Audit and Control Association। किसमें हेल्प करता है? It bridges the gap between technical issues, business risk and control requirement। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है या एप्लीकेशन क्या है? इट इज ग्लोबली यूज्ड बाय ऑल मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आईटी बिजनेस प्रोसेस। कोबिट क्या इंश्योर करता है? क्वालिटी, कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि आप इसको 7-8 पॉइंट में ध्यान रख लो। नंबर 1, मुझे कोबिट की फुल फॉर्म लिखनी है। नंबर 2, मुझे कोबिट किसने इशू किया वो लिखना है। नंबर 3, कोबिट हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है। नंबर 4, कोबिट की एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड क्या है। नंबर 5, ये क्या इंश्योर करने की कोशिश करता है, क्या इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं कोबिट के। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको इसके अंदर 5 पॉइंट लिख देने हैं। कोबिट स्टैंड्स फॉर व्हाट, कोबिट का फ्रेमवर्क किसने इशू किया, कोबिट क्या करता क्या है, कोबिट की एप्लीकेशन क्या है एंड कोबिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मॉड्यूल 2 अलवर मेरे हिसाब से तो मिल जानी चाहिए थी अभी, नहीं तो कल मिल जाएगी। ठीक है। कोबिट है क्या? फ्रेमवर्क या सॉफ्टवेयर? नहीं, इट इज ए फ्रेमवर्क, नॉट ए सॉफ्टवेयर। इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल। द्वारका ओल्ड सिलेबस के लिए ये ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक नहीं है। इसके बाद फिर इस चैप्टर में आज कितने बजे तक क्लास है? क्लास में बस टॉपिक तो मुझे लगता है सिर्फ आधे घंटे के रह गए हैं। एक मुझे आपको वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर में कराना है एक टॉपिक, और एक ऐसे 250 का बताया था हाजरा ने। बस टॉपिक तो आधे घंटे के रह गए हैं, उसके बाद डाउट लूंगा। पहले ये टॉपिक करा देता हूं, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड आफ्टर दैट जो भी आपके डाउट्स होंगे वो ले लूंगा। पहले टॉपिक फिनिश करा देता हूं, फिर जिनके डाउट्स नहीं है वो जाना चाहेंगे चले जाएंगे। डाउट में 30 मिनट जाएंगे, कोई बात नहीं हाजरा, तुम 1 घंटा ले लेना। मैं पहले टॉपिक पूरे करा दूं ना। इंटरनल चेक, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो क्या कहता है,
COBIT इज मैंडेट नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी वन, इट इज ए सिंपल फ्रेमवर्क। इंटरनल चेक क्या कहता है, एक पर्सन की ट्रांजैक्शन दूसरा चेक करे, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंटरनल चेकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, बिगनिंग से लेकर एंड तक की ट्रांजैक्शंस एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, स्टाफ को कम से कम एक बार छुट्टी पर भेजना चाहिए। ये टॉपिक ऑलरेडी हमारा क्लास में हो चुका है, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल चेक। हाँ रोहतक पता है ऑलरेडी हो चुका है, बट चैप्टर की कंटिन्यूएशन में आ रहा था तो मैंने कहा 1-2 मिनट लगा के डिस्कस कर लो। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसिडरेशन ऑलरेडी हम इसको ऐसे 315 की क्लास में कवर अप कर चुके हैं। ठीक, नो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में एक छोटा सा टॉपिक था, 5 मिनट का है वो, द्वारका बस 5 मिनट का है, इसमें कुछ है ही नहीं, मुझे सिर्फ बताना है ये है क्या। ऑलरेडी आपका सारा पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी सारा पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड गाइडलाइन प्रोसीजर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ध्यान में रखोगे या नहीं रखोगे? आरटी वालों ने नहीं देखी अभी क्लास, कोई बात नहीं, संडे को चलेगी, और सॉरी कल सुबह, बट ये टॉपिक उस क्लास में नहीं हुआ। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये कहता है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आपको किन स्टैंडर्ड्स का, गाइडलाइंस का, प्रोसीजर का ध्यान रखना है। यदि आप एक मैनुअल एनवायरनमेंट में भी काम करोगे, किसमें? मैनुअल एनवायरनमेंट में, तब भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को तो आप फॉलो करोगे ही करोगे, ऑटोमेटेड में भी कर लो। 143(3)I मैनुअल में भी करोगे, ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में भी करो। सेक्शन 404 सोक्स एक्ट का अभी डिस्कस किया, मैनुअल में भी आपको करना है, कंप्यूटराइज्ड में भी करो। अब बताओ इन तीनों में कोई नया पॉइंट आया? जल्दी बोलो, कोई नया पॉइंट है? नहीं है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 143(3)I IFC का जो हमारा है, एंड सेक्शन 404। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और कौन कौन से पॉइंट हैं? कोबिट, ये भी अभी पढ़ा, कोबिट भी अभी पढ़ा। कितने हो गए? कोबिट नहीं आया, ये रहा ना कोबिट, 4 हो गए। जरूरत 4 की ही है मेरे को, जरूरत 4 की ही है, 4 से ज्यादा की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट बाकी है क्या, 2 मिनट लगाते हैं इनके ऊपर भी। ISO क्या है? ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO ये एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है इनका, ISO का। इट इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड इशूड बाय ISO। ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स, किसका? फॉर इंप्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिलेटेड कंट्रोल इन ए कंपनी। इसका भी ध्यान रख लेना ऑडिट करते वक्त, जब आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम करें। अप्लाई होता होगा तो ही करूंगा ना, अप्लाई होता होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे तो करेंगे। प्रैक्टिकली आपने देखा है इसकी एप्लीकेशन कहीं पर? प्रैक्टिकली शायद से नहीं। आगे ITIL इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी एंड ISO 20000, ये भी क्या करते हैं? ये भी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं फॉर IT सर्विस मैनेजमेंट। IT सर्विस मैनेजमेंट। Some of the area that could be relevant to audit include changes in management, incident in management, problem in management, IT operation, IT asset management, etc. इन दोनों को छोड़ना चाहो छोड़ देना, इन दोनों को छोड़ना चाहो छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। PCI DSS ये कर लेना, PCI DSS
पीसीआई पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, जैसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेक्स कार्ड। डीएसएस डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर द पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन कार्ड की स्टोरेज, रिट्रीवल, ट्रांसमिशन और हैंडलिंग में एंगेज्ड है, उनको सिक्योरिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है इन कंप्लायंस विद दिस स्टैंडर्ड। ये आप याद कर सकते हैं। एक 5 हो गए। पहला कौन सा हुआ? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, दूसरा 143(3) का, तीसरा सोक्स 404 का, फोर्थ कॉबिट का, फिफ्थ पीसीआई डीएसएस, सिक्स्थ स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अटेस्ट एंगेजमेंट। ये किसका इशू किया हुआ है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इस स्टैंडर्ड ने कहा कि जो रिपोर्ट बनाई जाएंगी वो 3 होंगी, एसओसी 1, एसओसी 2, एसओसी 3। एसओसी 1 ये है फॉर रिपोर्टिंग ऑन कंट्रोल्स एट ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट टू यूजर एंटिटी, कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। SOC 2 and SOC 3 for reporting on controls at a service organization relevant to security, availability, processing, integrity, confidentiality और privacy। ये थोड़ा थोड़ा सा कुछ टाइप 1 एंड कुछ SAE मिलता जुलता नजर आ रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड इशू कर रखा है SAE 3400, 3402, 3420। ये SAE जो है ये 3, इसमें से एक स्टैंडर्ड 3402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का है, और जिसमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर को 2 तरह की रिपोर्ट इशू करनी होती है। वन इज टाइप 1 रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज द टाइप 2 रिपोर्ट। इसी तरह से ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इनका स्टैंडर्ड है SSAE 18। हमारे यहां कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड कौन सा चलता है? SAE 3402 कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड, जिसमें इस कहा गया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने जो कहा कि 3 तरह की रिपोर्ट इशू करो। हमारे यहां 2 चलती हैं, T1 T2। इन्होंने कहा 3, SOC 1, SOC 2, SOC 3। SOC 1 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल्स विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। SOC 2 एंड SOC 3 related to security, availability, processing, integrity, confidentiality, privacy of information other than financial reporting, other than financial reporting। कितने हो गए? 6 हो गए स्टैंडर्ड्स। कौन कौन से? नंबर 1 SA इंडिया वाले, नंबर 2 सेक्शन 143(3)I, नंबर 3 SOX 404, नंबर 4 कॉबिट, नंबर 5 PCI DSS, नंबर 6 SSAE 18, नंबर 7 करना चाहो तो कर लेना, छोड़ो नहीं तो 6 हो गए, बहुत है। ये हो जाएगा हाजरा, टफ थोड़ी है। SAE की जगह SSAE, 3402 की जगह 18, ICAI की जगह AICPA, टाइप 1 टाइप 2 की जगह SOC 1, SOC 2, SOC 3। 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो 6 लिखने चाहिए ना। 6 तो कम से कम याद कर लो, 6 पॉइंट तो कम से कम याद कर लीजिए। ओके, लीजिए, ये एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था आपके कल के चैप्टर का, ये भी हो गया। अब आगे क्या करना है? ऐसे 250 में आप कह रहे थे
इंडिकेटर का टॉपिक कह रहे हो शायद बचा हुआ है, ये वाला टॉपिक। ऐसे 250 का पेज नंबर 1.35 पर इंडिकेटर्स। हाँ इंडिकेटर, ये पता है आपको क्वेश्चन आया है, कब आया है पता है? अभी अभी आया है मई 18 के एग्जाम में, मई 18 में, मई 18 में न्यू सिलेबस में क्वेश्चन आया है ये। What are the indicators to be considered while verifying the compliance with law and regulations? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सुनिए। जब आप लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ऐसे 250 अपने प्रोविजंस प्रोवाइड करता है कि आपको कहां पर लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, कहां डिटेल्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, कहां पर आपको ऑडिट एविडेंस लेना है, कहां पर नहीं लेना है। ओके ठीक है, सारी बातें। जैसे ऐसे 570 में आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े गोइंग कंसर्न के, क्या कुछ इंडिकेशन है कि यहां से गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है? पढ़ाए थे हमने, 570 में पढ़े थे आपने। तो इसी तरह से कुछ चीजें लॉ एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस का डाउट क्रिएट करती है। क्या है वो कुछ इंडिकेशन? नंबर 1, यदि क्लाइंट के यहां पर ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टिगेशन हुई है बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या उसने किसी फाइन की, एडिशनल टैक्स की या पेनल्टी की कोई पेमेंट की है, इसका मतलब क्या निकलता है? दैट मीन्स आप फाइन दे रहे हैं, टैक्स एडिशनल दे रहे हैं, पेनल्टी दे रहे हैं, देयर माइट बी ए नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन और नॉट, तभी ये फाइन पेनल्टी गया। इंडिकेशन है इस चीज का या नहीं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन की है, उनको शक हुआ होगा किसी नॉन कंप्लायंस का, तभी तो आए हैं। नंबर 2, पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज, आपने पेमेंट की है किसी पर्सन को, किस चीज की बता नहीं रहे, कंसल्टेंट्स को लोन दिए हैं, रिलेटेड पार्टीज को लोन दिए हैं, एम्प्लॉइज को लोन दिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लोन दिए, क्या नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ का इंडिकेशन है? अनस्पेसिफाइड, आप सारी डिटेल दे रहे हो तो क्या मुझे डाउट होगा? नहीं होगा। बट आप उसकी डिटेल नहीं दे रहे, बट इट इंडिकेट्स आपने ये रूल्स, रेगुलेशंस, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की नॉन कंप्लायंस में जाकर के तो नहीं किया। जैसे एम्प्लॉय को लोन दिया, कौन से एम्प्लॉय को दिया, कितने अमाउंट का दिया, बताया नहीं। डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है, सेक्शन 185। क्या डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है? नहीं। आपने लोन दिया, लोन टू एम्प्लॉइज, डिटेल नहीं दी, दैट माइट बी अ वायोलेशन ऑफ दैट सेक्शन और नॉट। हो सकता है आपने डायरेक्टर को लोन दे दिया हो वायोलेशन करके, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बताए गए हैं कंपनी लॉ में उनकी कंप्लायंस ही ना की हो। सेल कमीशन और एजेंट को फीस दी जो ऑर्डिनरी कमीशन से ज्यादा है, ऑर्डिनरी एक्सपेंस से ज्यादा आप कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं, इट विल क्रिएट ए डाउट, क्यों दी गई है ज्यादा कमीशन। परचेजेस की है आपने एट ए प्राइस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो मार्केट प्राइस, मार्केट के रेट से ज्यादा पर खरीदा, मार्केट के रेट से कम पर खरीदा, वायोलेशन हो सकती है। जैसे मार्केट के रेट से ज्यादा पर आपने कोई सामान खरीदा है, क्यों? फॉरेन करेंसी में पे करना था, इंडियन करेंसी में पे कर दिया, ज्यादा पैसे दे दिए।
रीजनेबल मार्केट प्राइस पर आपने ट्रांसेक्शन को नहीं किया, दैट माइट बी अ ट्रांसेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, उसकी कंप्लायंस ना की हो आपने रिलेटेड पार्टी प्रोविजन के, ऑडिट कमेटी से अप्रूवल ही ना ली हो, सस्ते रेट पर, मार्केट से कम रेट पर सामान खरीदा या हाई रेट पर खरीदा, रिलेटेड पार्टी से खरीदा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांसेक्शन नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी, हां नहीं हुई, सेक्शन 177 की वायोलेशन हो गई। अनयूजुअल पेमेंट्स इन कैश, कैश में बड़े बड़े अमाउंट की पेमेंट कर रहे हो, कैशियर चेक, सेल्फ के चेक या अकाउंट नंबर डाला हुआ है, पे टू अकाउंट नंबर सो एंड सो, अरे पर्सन का नाम लिखो ना, पर्सन का नाम ही नहीं बता रहे आप, पैसे किसको दिए। लीगल फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई, अनयूजुअल पेमेंट। एडवोकेट को रिटेनरशिप की फीस दी कि जब जरूरत होगी लीगल कंसल्टेंसी ले लेंगे, और नॉर्मल से बहुत ज्यादा फीस दी। ऐसे तुम्हारे क्या झगड़े हो रहे थे कि तुमने नॉर्मल से ज्यादा फीस दी है। अनयूजुअल ट्रांसेक्शन विद द कंपनी रजिस्टर्ड इन टैक्स 7, टैक्स 7 मींस जहां पर 100% एग्जम्पशन है टैक्स की, उन कंट्रीज के साथ, जैसे नाम आए थे पनामा पेपर्स में। पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज मेड अदर देन टू द कंट्री फ्रॉम विच द गुड्स और सर्विसेज ओरिजिनेट, गुड्स आए अमेरिका से, पेमेंट गई चाइना में। पेमेंट विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, जो फॉरेन एक्सचेंज के डॉक्यूमेंटेशन हैं, अप्रूवल्स हैं, जैसे फेमा में है कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांसेक्शंस। इंफॉर्मेशन सिस्टम डेफिशिएंट है, जो आपको एक ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं करा रहा, जानबूझकर मैनेजमेंट ने गड़बड़ तो नहीं कर रखी किसी नॉन कंप्लायंस को छुपाने के लिए। ट्रांजैक्शंस ऑथोराइज नहीं है, गलत तरीके से रिकॉर्ड है, मीडिया में एडवर्स कमेंट आ रहे हैं आपके क्लाइंट के बारे में। तो दीज आर जस्ट इंडिकेशंस किस चीज का, देयर माइट बी ए non-compliance of law, there might be a, but it is not necessary कि non-compliance हुई ही होगी, it is not necessary। तो ये क्वेश्चन है, पहले भी शायद आया हुआ है एग्जाम में, हाँ आया हुआ है पहले भी, मई 16 में आया है और अब रिपीट हो गया है मई 18 में, 2 साल के बाद फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। द्वारका, प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, जैसे फॉरेन करेंसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जिसके अंदर जो फेमा के अंदर या आरबीआई रेगुलेशंस में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपको सबमिट कराने हैं, वो डॉक्यूमेंट सबमिशंस नहीं है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए तो इसका मतलब आपने नॉन कंप्लायंस किया है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का। माल रोड 300 की सीरीज का टेस्ट कब होगा? अच्छा, टेस्ट मैं कल बताता हूं माल रोड, सोचा ही नहीं, आपका तो टेस्ट था वेडनेसडे को, कल बताता हूं। वॉल्यूम 1 के टेस्ट का एक शेड्यूल देता हूं कल। हाँ जी, ठीक है। तो जो इन चैप्टर्स के हमारे टॉपिक बचे हुए थे वो हमने कवर अप कर लिए, और अब लेते हैं एक 10 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो आपके डाउट्स हैं वो हम लेंगे। अब कुछ नया नहीं, अब तो हो गए टॉपिक, यही 3 पेंडिंग थे टॉपिक, तो और कोई पेंडिंग नहीं है, अब सारे कंप्लीट हो गए। करवाना कुछ नहीं है, अब सिर्फ डाउट लेना है। वॉल्यूम 1 के सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब यही 3 टॉपिक बचे हुए थे आपके। 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिनके डाउट्स हैं वो रुक जाना, बाकी जिनके डाउट्स नहीं है, कुछ और काम है, वो निकल जाओ। 10 मिनट का ब्रेक।